नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे दर्शक पूरी तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब पूरे जोरों शोरों से है। हालांकि उसके पहले विधानसभा के चुनाव है। 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव इस बात को तय करेंगे कि दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए क्या नैरेटिव बन रहा है और क्या राजनीतिक रणनीति बनने वाली है। लेकिन जिस तरीके से 2024 के चुनाव पर लोगों की नजर है और एक प्रश्न जिसका जवाब हर आदमी खोजना चाहता है, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ वहां सरकार बना सकती है? क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नरेंद्र मोदी को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों पर खेमे हैं। एक वो जो हर हालत में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है, दूसरा वो जो नरेंद्र मोदी को देश के लिए प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच एक पत्रकार का कर्तव्य ये जानने की कोशिश करना और लोगों को बताना कि दरअसल 2024 के मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन और कांग्रेस पार्टी और उनका इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है। आने वाले 6 महीनों के अंदर स्थितियां क्या बदलेंगी उसका आकलन बाद में करेंगे। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे राशिद किदवई साहब से, जो देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकारों में से उनका शुमार होता है, बहुत ही नॉलेजेबल है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल आज अगर चुनाव हो और आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, कांग्रेस कितनी सीट जीतने की स्थिति में है, क्या कांग्रेस पुनः बाउंस बैक करने की स्थिति में है। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों के दिमाग में घूमड़ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब लोकसभा चुनाव को लेकर 6 महीने पहले इतनी ज्यादा दिलचस्पी हो, लेकिन चूंकि दिलचस्पी है इसलिए लोग जानना भी चाहेंगे। राशिद भाई, ये जो सवाल अपने आप पे खड़ा हुआ है हमारे और आपके सामने कि दरअसल आज की स्थिति में बीजेपी की स्थिति क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है, आपको क्या लगता है? क्या आपको इस बात का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना सकती है? धन्यवाद आशुतोष। मुझे सत्य हिंदी जुड़ने में बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। मैं खुद उसको देखता सुनता रहता हूँ और एक बहुत अच्छा आपका एक प्रयास तो नहीं कहूंगा, मैं तो कहता हूँ एक तरीके का कि मूवमेंट बन गया है जिसमें जो मीडिया से जो हमारी अपेक्षाएं होती है उसमें सत्य हिंदी उस पर मोटे मोटे तौर पर खरा उतरता हुआ नजर आता है। देखिए, देश की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदलती रहती है और उसमें मुझे लगता है कि 24 जो है वो बिल्कुल जैसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि डन एंड डस्टेड, की मतलब वो हो गया, नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे क्योंकि उनकी लोकप्रियता जो है वो 50% है। कभी सर्वे आया था कि 70% से ज्यादा लोगों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। लेकिन मुझे इन सब चीजों को लेकर मेरी राय थोड़ी अलग है। मुझे लगता है कि 24 का चुनाव जो है बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए, एनडीए के लिए। दरअसल आशुतोष, अब दो खेमे बन गए हैं, एक इंडिया अलायंस है और एक इंडिया अलायंस है। इंडिया तो मूलतः भाजपा ही है, लेकिन इंडिया अलायंस को हम कांग्रेस अलायंस नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस उसमें भागीदारी है। और पहली बार, अभी जब मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि उमूमन जो गठबंधन की हमारे देश में राजनीति हुई है तो उसमें एक डोमिनेंट पार्टनर होता है। जैसे अगर हम देखें, केरल में बड़ा कामयाब वो चल रहा है तो एलडीएफ यूडीएफ है, एक में कांग्रेस कमान संभाले हुए है और दूसरे में वाम दल। लेकिन यहाँ जो इंडिया अलायंस है वो एक अपना अनोखा, ये पहले जो यूनाइटेड फ्रंट बना या जनता पार्टी बनी, जो भी गठबंधन बना, तो उसमें एक राजनीतिक दल जो है वो हावी होता था। यहाँ इंडिया अलायंस में एक बराबरी की भावना है। मतलब कांग्रेस जो है प्रयास कर रही है, सार्थक प्रयास कर रही है कि वो ममता बनर्जी को या अरविंद केजरीवाल को या और जो राजनीतिक दल है, डीएमके है, एम के स्टालिन या नीतीश कुमार है, किसी को ऊपर अपने आप को हावी ना करे। और ये मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प प्रयोग जो हो रहा है। तो जो इंडिया अलायंस और एनडीए का टक्कर है, वहां हम देखते हैं जो सर्वे 300 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में, वो भी कहते हैं कि साहब 45-45% वोट बैंक है। अब जब ये यहाँ वोट बैंक की बात आती है, मतलब वोट परसेंटेज है, अगर वोट परसेंटेज इंडिया अलायंस का 45% है या बराबर बराबर
रहे, तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाता है। दिलचस्प इसलिए भी होता है कि हमें ये भी पता है कि 100 से ज्यादा, बल्कि 150 लोकसभा सीटों पे भाजपा 3 लाख से ज्यादा चुनाव जीती थी, और जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो 50,000, 60,000, 1 लाख या उससे कम वोटों से जीते। तो अब अगर हम उसका गुणा भाग करेंगे तो हमें लगता है कि हो सकता है कि उस तरह के नतीजे ना हो जो 2014 या 19 में हुए। प्री पोल अलायंस की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का उत्तर प्रदेश में जरूर 2019 में अलायंस हुआ था, लेकिन बाकी देश में कहीं नहीं था। तो अब एक पूरा एक अलायंस है। अगर एक एक जगह पर 400 सीटों के ऊपर भी सीधी टक्कर होती तो बहुत सारी चीजें हैं। और जिस तरीके से देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, हम व्यवहारिक बातें भी करते हैं। जिस तरीके से एक मास्टर स्ट्रोक की तलाश हो रही है, मतलब जो हमने पिछले जो स्पेशल सत्र में भी देखा, वुमेन रिजर्वेशन से पहले जो कयास आ रहे हैं की थी कि भारत देश का नाम इंडिया के बजाय भारत हो जाए, और उसके अलावा जो है वन नेशन वन पोल का हो तमाम। तो अगर कोई सरकार आश्वस्त है और अगर वो पूरी तरीके से उसको भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 300 से ज्यादा सीटें लाने में, तो वो ये मास्टर स्ट्रोक क्यों ढूंढ रही है? ये भी दिखलाता है कि वो थोड़ा बहुत उनको जो है परेशानी है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात है, जाति जनगणना की बात है। तो एक हमें लगता है कि समाज में एक तरीके की बेचैनी है, और उस बेचैनी का चुनाव में जरूर, सामान्य चुनाव में असर पड़ता है। और एक और चीज, मैं अंतिम बात की लंबी बात मैं अब नहीं कहना जी। चाह रहा, कि जो भी देखिए 1 से 2 टर्म मिल जाते हैं बहुत से राजनीतिक दलों को, अगर हम देश में देखें, लेकिन दूसरे से तीसरा टर्म, मनमोहन सिंह जी को भी 2 टर्म मिले, लोग भूल जाते हैं, यूपीए को भी 2 टर्म मिले, लेकिन दूसरे से तीसरा टर्म मतलब उसमें एक तरह की परमानेंसी आ जाती है। चाहे हम उड़ीसा में देखें, चाहे आप सिक्किम में देखें, चाहे अरुणाचल प्रदेश में देखें, या उससे पहले जो ज्योति बासु का जो वाम दल का बंगाल में था। तो एक तरीके से ये दूसरे से तीसरा जो चरण होता है सत्ता का, वो सबसे मुश्किल और सबसे चैलेंजिंग होता है। अगर तीसरी बार भाजपा एनडीए सत्ता में आ जाती तो मुझे लगता है कि वो 1934 वो सब उनकी राह आसान हो जाएगी। इसका मतलब ये कि आप आज की तारीख में आप इस बात को लेके आपके मन में शंका है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार में आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसा कि आपने इशारा किया, बहुत सारे लोग ये संकेतों में बात करते हुए कहते हैं कि अरे मोदी जी तो है, उनको कौन हराएगा, उनके सामने कौन है। और वो तो मान के चल रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी तो आएंगे ही आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, हो सकता है 2-4 सीटें उनकी कम हो जाए। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे कि एक शंका आपके मन में है कि वो इस बार बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाएगी और सरकार बीजेपी की बनेगी, इसमें आपको संदेह है? जी, और वो आशुतोष, वो कोई मेरी अपनी निजी राय नहीं है, मेरी एक जिसे हम कहते हैं विशफुल थिंकिंग नहीं है, वो एक एक आकलन है। और आकलन के कुछ आधार होते हैं जिस आधार से आप राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और तो इस वजह से मैं आपसे के सामने इसकी चर्चा कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सत्य हिंदी को देखने वाले, सुनने वाले भी थोड़ा सा इसका संज्ञान लेंगे, ध्यान करेंगे। देखिए, जो 4 राज्य हैं जो हम बात करते हैं, बिहार की और महाराष्ट्र की और बंगाल की और कर्नाटक की, इन चारों जगह की राजनीतिक स्थिति जो है वो बदल रही है। बिहार में नीतीश कुमार के दल बदलने, मतलब दल बदलने से मतलब सत्ता का उनके जो उन्होंने अपने साथी बदलने से एक वहां पर नई स्थिति हुई है। और उस नई स्थिति में जो एनडीए की वहां पर 40 में से 39 सीटें थी, अगर हम उसको माने कि वो आधी आधी भी दोनों पक्ष में बढ़ेंगी, तो 20 सीटों का नुकसान होता है। और हम जब देश का मानचित्र देखते हैं, वहाँ की राजनीतिक स्थिति देखते हैं, तो हमें लगता है कि भाजपा, अगर हम मान के चले कि हिंदी पट्टी में जैसे जैसे उत्तर प्रदेश खासतौर से है, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ जो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, मतलब 90% से ज्यादा सीटें जहां भाजपा लाई है, मान लीजिए वही उतनी सीटें लाती है, उसके बावजूद ये 20 सीटें का जो एक डेफिसिट, खसारा होगा, नुकसान होगा, उसकी भरपाई हमें नजर नहीं आती। इसी तरह से हम महाराष्ट्र में देखें कि महाराष्ट्र में जो तरह राजनीतिक उथल पुथल है, और अगर उसमें भी अगर 15-20 सीटें कम होती हैं, कर्नाटक में फिर वही मैं कहूंगा कि सर्वे वाले भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को, वहां कांग्रेस का जो अलायंस है उसको 15 से ज्यादा सीटें मिलेगी 25 में से। और बंगाल, जहां पर पिछली बार भाजपा को 18 सीटें मिली थी, और अब वो एक सिंगल डिजिट में 3, 5, 8 की बात हो रही है। ये जो लोग आकलन करते हैं, तो इस तरह से करीब 50 सीटें कम हो जाती है। तो 50 सीटों की उसकी भरपाई हमें नहीं नजर आती, मतलब। और दूसरी बात, हम ये मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 68 सीटें फिर से आ जाएंगी, और मध्य प्रदेश में 29 में से 28, और छत्तीसगढ़ में से 10 में से 11, और तमाम जगह के ऊपर राजस्थान में 25 की 25, वहां भी सब 2, 4, 5, 6, 7 सीटों का कमी आएगी। तो ये तो एक तरीके का होगा। दूसरी बात, आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए,
2004 की बात करना, बिल्कुल 2004 अलग था। लेकिन हम्म, मुझे याद है आशुतोष, एक पत्रकार की हैसियत से, कि 11 मई 2004 को आंध्र प्रदेश का रिजल्ट आया था। हम्म, क्लीन स्वीप थी। हमारे एक कांग्रेस के मित्र थे, हैं शमीम अहमद, उनको मुझे याद है, उन्होंने 10 जनपद के बाहर जो 24 अकबर रोड का जो जगह है जहाँ पर आप हैसियत पत्रकार, टेलीविजन पत्रकार बहुत बार गए होंगे, हम्म, वहां शमीम ने, मैं उसके साथ खड़ा हुआ था, उसने एकदम से नारा लगाया। उसने कहा, आज आंध्र प्रदेश, कल सारा देश। हम्म, 13 मई को रिजल्ट आया। मैंने शमीम को ऐसी हंसी बनाया, मैंने कहा तुमने क्या बात कर दी, नारा लगा दिया। आज मध्य प्रदेश 11 मई को 2004, और हाँ, कल जो है सारा पूरा, देश, हाँ, पूरा पूरा देश। और उसके बाद 13 मई को जो रिजल्ट आया, सारा देश तो नहीं आया, लेकिन एक यूपीए की शुरुआत हो गई। तो मेरा मानना ये है कि आंध्र का जो इलाका है, ये एक बड़ा देश का एक राजनीतिक रूप से, देखिए जो यूपीए का पतन क्यों हुआ, 2009 में भी वहां से बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था। करीब मुझे ध्यान है कि 34-36 सीटें आई थी 42 में से। और उसके बाद जो भी वो आंध्रा का डिवीजन हुआ, वहां कांग्रेस सिफर हो गई, मतलब आंध्र जो आवाज आंध्र है वहां खत्म हो गई, और तेलंगाना में भी उसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया। अब वहां के ऊपर एक हमें एक नई हलचल, एक नई राजनीति वहां नजर आ रही है। और जो एक फिल्म थी ऋषि कपूर की, पता नहीं आपने देखी थी, कि आप लौट चले। हम्म, तो आप लौट चले वाला अगर बात तेलंगाना में आती है, 19 लोकसभा सीटें, लेकिन उसका एक पूरा राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, एक दक्षिण भारत पूरा कांग्रेस के हिस्से में आ जाएगा। सिंपल बात है आशुतोष, हम जानते हैं पिछले 2 चुनाव में भी देखें, तो जो इंडिया के जो एक कांग्रेस छोड़ के जो गठबंधन दल है, घटक दल है, चाहे जी, वो ममता बनर्जी हो, जेडीयू है, डीएमके है, इन सब की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, 14 में भी, 19 में भी। तो वो एक मतलब जैसे अपना 1/3 हिस्सा वो पूरा करते हैं, और 2/3 भाजपा के पास चला गया। तो अब जो उसका 1/3 बचता है, वहां कांग्रेस और भाजपा जो थी, उसमें कांग्रेस कमजोर पड़ी थी। अगर कांग्रेस का किसी भी किस्म का रिवाइवल होता है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, हम्म, 100 सवा 100 सीटें लोकसभा की कांग्रेस में आ जाए, जो आज मुश्किल लगता है। लेकिन जो मैंने तेलंगाना का उदाहरण दिया, जिस तरीके की मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक स्थिति है आज की स्थिति में, अगर कांग्रेस 100 सवा 100 सीटें पार कर लेती है, और वो 150 सीटों का एक खेमा तैयार है, तो हम्म, फिर अगर एक पक्ष के 275 आ गए, तो दूसरे पक्ष के नहीं आ सकते। ये एक सिंपल गणित है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सटीक बैठेगी। बिल्कुल। आपने दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। पहली बात तो आपने कहा कि जो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है और पश्चिम बंगाल, यहां भारतीय जनता पार्टी की सीटों में काफी कमी आ सकती है, और आपका आकलन ये है कि 40 से 50 सीटें भी कम हो सकती है। इसके अलावा आपका आकलन ये भी है कि जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 100% सीटें मिली थी, उसमें भी कमी आएगी। अगर वैसा होता है तो तकरीबन 70 सीटों के आसपास से कमी, आप एक रफ एस्टिमेट है। तीसरी बात आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में रिवाइव होती हुई दिखाई पड़ रही है। तेलंगाना इसका एक उदाहरण है, कर्नाटक के अंदर उसने बड़ी भारी जीत हासिल की है। ये तीन ऐसे तर्क हैं जिसके आधार पर आपका कहना है कि बीजेपी को इस बार मेजॉरिटी मिलना बहुत मुश्किल काम है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसकी सरकार बननी भी मुश्किल हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह है कि लोग अक्सर कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में लोग दूसरों को चुनते हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाती हैं, उनका उनका वोट बेस बढ़ जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अपना अलग से 8-10% वोट है जो बीजेपी से अलग है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या आप असेंबली चुनाव के आधार पे एक आकलन कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो डिक्लाइन पे है? जी देखिए आशुतोष, आपने बहुत संजीदा सवाल किया, गंभीर प्रश्न किया, और इस हम्म, बात का कोई बिल्कुल एक डेफिनेट आंसर नहीं होता। देखिए हमारे देश की राजनीति बड़ी हम्म, कॉम्प्लेक्स है। हम कहते हैं कि साहब ये एक प्राइम मिनिस्ट्रियल डेमोक्रेसी हो गई। अगर ये तर्क को हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्ट्रियल डेमोक्रेसी है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो कभी भी देश में किसी भी पॉइंट पे 50% से कम नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि वो जो एक अमेरिकन सर्वे है, पीडब्ल्यू सर्वे जो आता है, उसमें भी 73% माना कि 73% देशवासियों को मोदी जी के नेतृत्व में आत्मविश्वास है। अगर ये 73% है, तो फिर भाजपा को 31% वोट क्यों मिला 2004 में, जो 2014 में, जिसमें हम्म, पूरी हवा मोदी लहर थी, हम्म, 31% वोट था। 38 में दो हजार 18 में, उन्नीस के चुनाव 19 में में। 38% वोट मिला। तो 38%, और देखिए चाहे हम 50% की बात करें और 73% की बात करें, बड़ा फर्क है। इसका मतलब ये धारणा से हम ये मान के चले आशुतोष, की देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, उसमें मैं और आप भी हो सकते हैं, कि हमें लगे हाँ चलो मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन वैचारिक मतभेदों से या अन्य कारणों से हम भाजपा को वोट ना दें।
तो ये एक बड़ी एक चीज है। दूसरी बात, वो जहाँ का विधायक कैसा है, वहाँ का सांसद कैसा है, देश की परिस्थिति कैसी है। फिर मैं 2004 का बार बार इस ऐसा उदाहरण दूं कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, दो चीजों को हम आकलन नहीं कर सकते। लेकिन 2004 में वाजपेयी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हम्म, आज राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन उनकी वही जो हम सी वोटर और इन सब हम सर्वे की बात करते हैं, जो हमें कभी कभी लगता है कि सत्ता पक्ष को, मतलब नरेंद्र मोदी जी को एक तरीके से अघोषित रूप से फायदा पहुंचाने वाले होते हैं कि 300 से प्लस सीटें दे रहे, उन्हीं का आकलन है जो मैंने आपको बताया था कि 45-45% वोट परसेंटेज है। उन्हीं का आकलन है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस समय 27% है। हम्म, 27% भी माने रखता है। नरेंद्र मोदी की उन्होंने 47% बताई, मूड ऑफ द नेशन। जी। अब जब अगर किसी की 27% लोकप्रियता है, तो ये 27% लोकप्रियता बहुत बड़ी है। क्योंकि आपने आशुतोष बहुत से इलेक्शन कवर किए हैं 1980 के दशक से अभी तक, हम लोग बहुत एक्टिव रहे हैं, और उसकी 70 के दशक की भी हमें समझ है, क्योंकि हम चाहे प्रोफेशन में ना आए हो, हमने देखा था। उन सब में कभी भी विपक्ष के किसी नेता की 27% लोकप्रियता हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। तो हम्म, ये एक मैं बताता हूँ कि एक बड़ा एक वो है। एक तो अगर हम नरेंद्र मोदी जी के भरोसे भाजपा पूरी रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो चुनाव जो है वो इतना आसान नहीं है। भाजपा जिस तरीके के तजुर्बे कर रही है, अभी मध्य प्रदेश में 7 लोकसभा सांसदों को लड़ा दिया। लोग भूल जाते हैं 5 लोकसभा सांसदों को वहां पर, और केंद्रीय मंत्री को भी बंगाल में भी लड़ाया था, 3 हार गए। 2 जो जीते, उसके बाद उन्होंने विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया। तो ये सारी की सारी चीजें चलती नहीं। भाजपा को इस चीज का जरूर श्रेय मिलना चाहिए कि वो 100% जोर लगाते हैं। देखिए वो लोग क्या है, कहा जाता है कि कभी कभी मतलब आदमी अपने खुद के प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाता है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को लेके भाजपा एक भूल कर रही है। वो आज शिवराज सिंह चौहान को नहीं आंक रही है, वो वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं आंक रही है। तो उसका कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कमजोरी वो सब हो चुका है। हम्म, कांग्रेस ने भी जो था, जिसे हम कहते हैं म्यूजिकल चेयर किया मुख्यमंत्रियों के साथ, और उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। एक ही कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में श्रीपद मिश्रा, वीर बहादुर सिंह, नरेंद्र नारायण। तिवारी बने, लेकिन उसका क्या कांग्रेस को कोई लाभ हुआ? तो ये तमाम चीजें, मुख्यमंत्रियों की अनदेखी करना, भाई मध्य प्रदेश में पूरी राजनीति शिवराज सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। तो आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनको हटा सकते थे, लेकिन रखने के बावजूद उनको किनारा कश कर दे और 8 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों को मैदान में लाए, ये कोई बहुत बड़ी राजनीति नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो 24 का चुनाव है वो बिल्कुल ओपन खुला हुआ है, और भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन 220 225 सीटों पर उसको सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा, और वहां पे ही नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी अड़चन होंगे। क्योंकि उस समय वो गठबंधन की सरकार चला पाएंगे, तरह तरह के प्रश्न उठाए जाएंगे। बंगाल में जैसे 77 सीटें जीतने के बाद आशुतोष ऐसा लगा भाजपा हार गई। भाई हम्म, जिसकी 3 से 77 हो गई, उसको तो बहुत बड़ा उसका उपलब्धि थी। लेकिन 200 पार का ऐसा उन्होंने आडंबर और एक माहौल बनाया था कि 77 सीटें बिल्कुल लगी जैसे 10-5 आ गई हो। बिल्कुल। अ, तो इसका मतलब ये कि 2024 के चुनाव के लेके एक नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता में कमी दिख रही है, एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, और एक 10 साल आप सत्ता में रहते हैं तो उसके बाद तीसरा टर्म एक बहुत मुश्किल भरा काम होता है, और 10 साल सत्ता में रहना भी अपने आप एक बड़ा अचीवमेंट है। अब यहाँ उपलब्धि पे है। प्रश्न ये उठता है कि लोग बीजेपी की जीत के लिए कहते हैं कि हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हिंदुत्व भारतीय राजनीति में 2014 के बाद से उसने पूरा पैराडाइम चेंज कर दिया है। तो क्या अ, हिंदुत्व को आप कम करके आंक रहे हैं, या आपको लगता है कि हिंदुत्व की अपनी एक उम्र थी, अब वो धीरे धीरे उसमें भी कमी आती जा रही? आपके हिसाब से क्या होगा, कितना वाइटल होगा हिंदुत्व एज अ इलेक्शन कैंपेन? और जबकि जनवरी के महीने में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, प्रतिस्थापन होगा, तमाम तरीके के भव्य आयोजन किया जाएगा। जी, आशुतोष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। और इसका भी देखिए क्या है, भारत में जो भी किसी भी धर्म का मानने अनुयायी हो, उसकी एक अपनी धर्म के प्रति आस्था है। और वो एक तरीके का मतलब जैसे दीनदार, मजहबी या धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। लेकिन उसकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है, वो राजनीति में उसका समावेश कम होता है। और कुछ लोग जरूर होते हैं, हर समुदाय में होते हैं, जो ज्यादा उग्र दिखते हैं या होते हैं। लेकिन हम उसको अगर ऐसे करते हैं, तो भारत में जब 51-52 का चुनाव हुआ, जब पार्टीशन के बाद में और उसके बाद के भी जो माहौल थे, बड़े उसमें
पेचीदगियां थी और उस जमाने में इस तरह का सोशल मीडिया या मीडिया भी नहीं था, तो उस समय भी लोगों ने भावनाओं से हट के एक निष्पक्षता से वोट डाला। तो मेरा कहना यह है कि धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं जो है वो भारत में इतनी ज्यादा कामयाब नहीं रही। मुझे लगता है हिंदुत्व की जब बात आती है भाजपा और नरेंद्र मोदी जी, मेरा अपना आकलन ये है कि देखिए नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक बहुत अच्छा एक पैकेज किया था, मतलब हिंदुत्व को विकास के नाम से, जो यूपीए के फेलियर में देश को एक मजबूत व्यक्ति की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं मस्कुलर नेशनलिज्म, इन तमाम चीजों का एक मिक्सचर बना करके पेश किया था। जैसे मनमोहन देसाई की पुराने जमाने में जो जो फिल्में आती थी 70s में, मल्टी स्टारर, तो इसमें इश्यूज को उन्होंने बहुत अच्छे से क्लब किया। और उसमें जो हमारे देश में जो भ्रांतियां, गलतफहमियां या मुस्लिम समाज को 1947 के बाद से या उसके उस समय में जो एक दोषी माना जाता है, वो एक सामाजिक स्तर के ऊपर वो फॉल्ट लाइन जो है वो तमाम है, उसको अच्छे तरीके से बढ़ाया गया और उसका पूरा राजनीतिक लाभ है। इसमें भाजपा को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन देखिए उसके साथ साथ बहुत सी और भी चीजें हो रही है। आप देखिए कांग्रेस का पतन क्यों हुआ। कांग्रेस का पतन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तब से शुरू हुआ जो 1900 मतलब 60s के दशक में, 67 में, तब उसमें कौन सी विचारधारा थी? भारतीय जनसंघ की विचारधारा थी जो हिंदुत्व की, जिसकी हम बात आज कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी जो थे वो, उनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ या उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई। आज देखिए जो भारत जोड़ो यात्रा में या योगेंद्र यादव के जरिए जो सिविल सोसाइटी के लोग, जो 137 संगठन राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है? वो तमाम समाजवादी और कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि के लोग हैं। आज वाम दल वगैरह घोषित अघोषित रूप से सब ये इंडिया अलायंस का हिस्सा है। दूसरी तरफ मुसलमान जो 1975 से 77 में इमरजेंसी के बाद में जो कांग्रेस से एक तरीके से छिटक गए थे, और वो जनता पार्टी और उसके बाद में जो चरण सिंह की और जो दूसरे राजनीतिक बल है, जनता दल और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, और ये तमाम उसमें बढ़ गए थे। आज फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर, और यही बात यहाँ पर केसी चंद्रशेखर राव को तेलंगाना की बात करते हैं कि उनको मुस्लिम वोट को लेके वो और ओवैसी दोनों आश्वस्त नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है कि अगर मुस्लिम वोट तेलंगाना में बड़े पैमाने पे, जैसा कर्नाटक में और बंगाल में हमने देखा कि 88 और 86% वोट चला जाए, तो ये अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ऐसा जुड़ता है, वोट सबका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एक दलित समाज के हैं, और एक उनका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। तो दलित, मुस्लिम और जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट सपोर्टर्स हैं, ये सारे नंबर हैं। और दूसरी बात, ये जो राहुल गांधी ने यहाँ पर, मैं जो है जाति आधार पर जनगणना और कोटा विद इन कोटा में वुमेन रिजर्वेशन की बात करूं, क्योंकि पिछले कई सालों में आंकड़े भी प्रूव करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से पिछड़े समाज का जो था भाजपा के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत ज्यादा भरोसा था। अगर वो भरोसा 2-4% भी टूटता है या खिसकता है, जो कि रिजर्वेशन का बहुत बड़ा मामला, सेंसिटिव मामला होता है और एक राजनीतिक मामला है, उसको तमाम राजनीतिक दलों ने पाल पोस के बड़ा किया है। तो ये तमाम चीजें, ये एक बड़ा भाग मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये एक सिंगल हिंदुत्व जो है वो इसकी काट, पर्याप्त काट नहीं है। देखिए लोग, मैंने जैसे कहा कि लोग धार्मिक है, राम मंदिर का मामला बहुत महत्वपूर्ण था संविधान, लेकिन जब तक वो स्ट्रगल के फॉर्म में था, जद्दोजहद थी, आंदोलन था, आज तो वो एक वो मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बन गया, तमाम राजनीतिक दल उसका समर्थन कर रहे हैं। तो उसकी पोटेंसी को लेके मुझे संदेह, मतलब राजनीतिक पोटेंसी, धार्मिक रूप से वो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन उसको लेके लोगों का, देखिए वोटर जो है ना वो थैंक यू नहीं कहता, मतलब उस तरीके के हमारे देश में, अगर मतलब थैंक यू कह रहा होता तो आपके कहने शीला का दीक्षित मतलब ये दिल्ली कि में नहीं हारती। आपके कहने का मतलब कि राजनीतिक तौर पर राम मंदिर के नाम पे अब उतना वोट पड़ेगा, ये एक मुश्किल प्रपोजिशन आपकी नजर में है। धार्मिक तौर पर लोगों की आस्था जरूर उससे जुड़ी रहेगी, हो सकता है लाखों की संख्या में लोग जाएं और वहां पे जाके मत्था टेकें, पूजा करें, पाठ करें, राममय हो जाएं, लेकिन उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को वोट पड़ेगा, इस पे आपको शंका है। अब मेरा एक सवाल और ये सवाल मैं राशिद किदवई से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राशिद किदवई कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। मैंने आपकी वो तकरीरें या वो तर्क सुने हैं जब बहुत तीखे शब्दों में आप उनकी आलोचना करते थे। क्या कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों रिवाइव करती हुई दिखी है? क्या राहुल गांधी की लीडरशिप में कुछ बदलाव आपने देखा है? और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर गुजरात से लेके गुजरात से लेके कम से कम अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक अगर आप देखेंगे, हरियाणा से नीचे भी आएंगे, तो कांग्रेस है जिसको बीजेपी से दो दो हाथ करने हैं। अगर यहां कांग्रेस अगर कमजोर पड़ जाएगी तो फिर राष्ट्रीय राजनीति में उसके लिए बाउंस बैक करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर यहां इसने बीजेपी से सीटें छीन ली
तो कांग्रेस भी रिवाइव करेगी और नरेंद्र मोदी के लिए दोबारा तिबारा प्रधानमंत्री बनना भी मुश्किल हो पाएगा। तो आप कांग्रेस का आकलन आपकी नजर में आज क्या है? क्या कांग्रेस वाकई में रिवाइव हो रही है? क्या राहुल गांधी की लीडरशिप उसको इंस्पायर कर रही है, या अभी भी पुरानी हालात में बैठी हुए हैं? जी आशुतोष, देखिए उसमें कांग्रेस में बहुत ज्यादा बदलाव आया, और मेरी जो आलोचना, जो आपने बात कही, वो आलोचना इसी जैसी थी कि कांग्रेस 2014 और 19 के 2 चुनाव हारने के बावजूद अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं थी, तजुर्बे करने के लिए तैयार नहीं थी। उसको वही लगता था कि हमारे बाप दादा ने घी खाया है, हमारी हथेली सूंघ लो। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उनका व्यक्तित्व अलग निकला है। मेरा हमेशा से आकलन ये था कि राहुल गांधी थोड़े से अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। वो जब तक मतलब एक तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना, हस्तिनापुर हस्तिनापुर की कुर्सी, मतलब कांग्रेस पॉलिटिक्स में से जुड़े रहे, तब तक वो अपने आप को, अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाए। आज वो थोड़ा सा डिटैच होकर के अपनी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं, और उसमें वो बहुत कामयाब नजर आ रहे हैं। तो उनके उनके भले के लिए कांग्रेस में जिस तरह का, अभी हम ये सितंबर की बात करते हैं, पिछले 1 साल पहले 2022 में इसी समय, इसी 25 26 27 सितंबर को हालात कांग्रेस के बहुत खराब थे, बिखराव की तरफ थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको एक तरीके से संभाल लिया, और उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी का भी योगदान है। आज कांग्रेस में कोई मतलब G23 ग्रुप नहीं है, कोई विरोध, क्योंकि एक सामान्य तरीके से पॉलिटिकल, और कांग्रेस जिस तरीके से, जिसमें वो अपना गठबंधन का जो राजधर्म जो होता है चला रही है, वो भी बहुत ही सराहनीय है कि वो इंडिया गठबंधन में अपने आप को एक बड़ा भाई या एक उसको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रही है। तो तमाम स्तर पे कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया है, और तमाम राज्यों में भी आप देखिए, जो मैंने अभी आपको तेलंगाना का उदाहरण दिया, गुजरात में जरूर कांग्रेस पिटी हुई है, लेकिन वहां पे भी मेरा अपना मत ये है कि देखिए, जो पंजाब, दिल्ली और गुजरात, यहाँ 46 लोकसभा सीट है, और अगर कांग्रेस अपने बूते पे जाती है तो बिल्कुल मतलब सिफर होती है। और वहां के ऊपर अगर कांग्रेस थोड़ा सा मतलब दिल मजबूत, कलेजा मजबूत करके कोई गठबंधन करे, आपको याद है पिछले चुनाव में भी दिल्ली में 5-2 पे बातचीत तकरीबन हो गई थी, मतलब 5 सीटें आम आदमी लोकसभा पार्टी के के लिए साथ। आम आदमी पक्ष में, और 2 कांग्रेस की, और कांग्रेस का कह रहा था कि नहीं साहब, हम 3 सीटों पे लड़ेंगे, और आप 4, एक सीट की वजह से वो टूट गया। पंजाब में जो आज राज्य की स्थिति है सब जानते हैं। तो अगर यहाँ पर 46 सीटों में अगर एक तालमेल होता है किसी भी तरीके का, मुझे लगता है वो बड़ी मतलब कड़वी दवाई है दोनों पक्ष के लिए। और मुझे पता है आशुतोष आपका इसको लेके कोई हो सकता है मत भी हो जो मुझसे भिन्न हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो अगर 13-15 सीटों पे भी भाजपा को वंचित रखते हैं, या एनडीए रोक लें। अलायंस को, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये सोच, सिर्फ सोच ही बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम और आप, बहुत से लोग मतलब को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी से इस स्तर की भी, जो आज की जो स्थिति है अभी की, उस स्तर पे भी आना बहुत मुश्किल था, या ममता बनर्जी के साथ, या समाजवादी। आप जानते हैं इंडिया अलायंस में भी अभी एक सब ग्रुप बना हुआ है, जिसमें केजरीवाल, ममता बनर्जी और अपने जो अखिलेश यादव है, इनका अपना एक तालमेल होता है, एक दबाव की राजनीति करते हैं ये उसके लिए। ये स्वाभाविक है, ये चलेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत कांग्रेस ने अपने आप को बहुत संभाला है वैचारिक रूप से भी। देखिए, तमाम, मैं आपसे फिर वही इसी बात का ध्यान कर कि जाति जाति को कांग्रेस बुरा मानती थी, और जाति को लेके पूरा इंदिरा गांधी का स्लोगन था कि जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। तो अब वो जात की बात ही कांग्रेस कर रही है। तो ये एक व्यवहारिक है, मैं उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ। तो जो राहुल गांधी की, मैं कट्टर आलोचक रह के मैं राहुल गांधी का इस बात पर समर्थन कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी गलती समझी और अपने आप को वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। तो इसकी बिल्कुल पत्रकार का तो काम ही होता है, उसका बर्थराइट है कि वो आलोचना करे। बिल्कुल। आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन के अंदर अभी भी सीटों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, आपको लगता है कर पाएंगे या अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे? देखिए, मैं क्योंकि हमने और आपने बहुत कुछ देखा है। देखिए, लड़ने झगड़ने का मामला तो चलता रहेगा, ये एक तरीके का। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि वो कब्रिस्तान में ही शांति होती है, तो वो राजनीति के मैदान में तो शांति ना होनी चाहिए। हम और आप तो कम से कम उसके पक्षधर नहीं है। खटपट चलेगी, लेकिन जो एक ब्रॉड लेवल पे मल्लिकार्जुन की जो सोच है, या बड़े जितने भी, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सब देखिए पुराने चावल है, और इनको सबको एक बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। और वो खतरा भाजपा और नरेंद्र मोदी से इसलिए है कि दूसरी से अगर तीसरी बार आ गए तो फिर तो वो पांव जम जाएंगे, फिर उनको कोई भी ताकत हटा नहीं पाएगी। तो ये उनका एक
आकलन है, डेस्परेशन, सर्वाइवल की लड़ाई है और बराबरी की लड़ाई है। प्रधानमंत्री पद को उन्होंने छोड़ रखा है, तो ये तमाम चीजें मैं उनकी प्रशंसा इन सब चीजों पे करूंगा। थोड़े बहुत देखिए मतभेद, खटपट, इंस्पायर्ड लीक और जो पूरा हमारा प्रचार प्रसार का जो तंत्र है, जिसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वो उसमें बड़े अड़चने डालते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ पर्पस है, यूनिटी है और देश की जनता सब चीजें समझ और देख रही है। बिल्कुल। राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये था आकलन 2024 के लोकसभा के चुनाव में अभी की स्थिति के हिसाब से। और उनको ऐसा लगता है कि 2024 नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुमत का आंकड़ा इकट्ठा करना आसान नहीं होगा। उनकी सीटों में काफी गिरावट आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर 2024 में उनके लिए सरकार बनाना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन राजनीति में जैसा कहते हैं कि एक हफ्ता भी बहुत लंबा होता है। अगले कुछ महीनों के अंदर देश की राजनीति क्या करवट लेती है, क्या रंग बदलती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 2024 के चुनाव का फैसला कब और कैसा, किस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।